तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और आप सबका पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो मैं विवेक एस वी आई पी ओ। तो आप सब जान रहे हैं, इस वीडियो के थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। तो जैसा कि आई बी पी एस पी ओ का रिज़ल्ट आया है आज 2025 में, तो उसके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, तो उसकी बातें करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरे 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं और अभी मैं करेंटली एज एस बी आई पी ओ वर्क कर रहा हूं। तो और आगे मैं जो भी बताऊंगा मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो चीज़ें मैंने ग्राउंडेड लेवल पे फील किया है अपने साथ और जिन मिस्टेक से मैंने सीखा है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया है अच्छे से। और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप सबको। तो सबसे पहले कि आप लोग के साथ क्या होगा कि मैं भी उस फेज से आया हूँ कि जैसे ही आपके मेंस क्लियर होते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं, तो आपके अंदर जैसे ही आप रिजल्ट देखते हैं कि आपके मेंस क्लियर हो चुके हैं, आई बी पी एस पी ओ, एस बी आई पी ओ या आर आर बी पी ओ के, तो सभी के अंदर, आपके ही अंदर नहीं, सभी के अंदर एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाता है। एक अंदर से हैप्पीनेस तो क्रिएट होता ही है, वो जेन्युइन सी चीज़ है। एक ह्यूमन बीइंग के नेचर ही ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने इतना मेहनत किया है और काफ़ी मेहनत के बाद आपको जब एक सक्सेस मिलता है, तो जाहिर सी चीज़ है, वो चीज़ें आती हैं अंदर से, आप कितना भी कर ले कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन हैप्पीनेस होती है। लेकिन उन हैप्पीनेस को थोड़ा दबा के रखना है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि उस हैप्पीनेस की वजह से आप बहुत पैनिक हो जाते हैं और अंदर एक डर भी क्रिएट हो जाता है कि अगर इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचाऊँ कि अगर नहीं हुआ सिलेक्शन इसमें फाइनल, तो फिर से फॉर्म भरना, प्री मेंस, ये वो। अब आप बहुत पैनिक हो जाते हो कि अब मुझे कैसे करना है। अभी आपके रिजल्ट आए हैं, आज 2 से 3 दिन में कॉल लेटर आ जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए, और अभी से मुश्किल से 15 दिन आपके पास टाइम होंगे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। इंटरव्यू के लिए ज़्यादा दिन नहीं देता, रिजल्ट से इंटरव्यू के बीच का ऑलमोस्ट 15 दिन का टाइम होता है, इसी में आपको प्रिपरेशन करना होता है। अब आप पैनिक होते हैं कि कैसे करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्या करें। कोई हमें ऐसा पर्सन मिल जाए जो सेलेक्टेड हो, जो एकदम लाइव एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, मुझे प्रॉपर एग्जैक्टली गाइड कर पाए। आप तरह तरह के कोचिंग्स ढूंढने लगते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कहाँ से करें, क्या करें। बहुत सारे लोगों से बातें करने लगते हो। इवन आप वैसे लोगों से भी एक्सपीरियंस लेने लगते हो जो कि सेलेक्टेड नहीं है, बट उन्होंने फेस किया है इंटरव्यू, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हो, नो डाउट उन्हें भी एक्सपीरियंस होती है। मतलब आप इन एक पैनिक वाले सिचुएशन में आप बहुत ना अपने को वो कर देते हो, बहुत मतलब वो चीज़ें सबको बता देना, बहुत हर कोई जान गया, बहुत, या आपके अंदर एक पैनिकनेस क्रिएट हो गया। मैं एक ही बात बोलूँगा कि खुद को थोड़ा शांत रखो, ऑल इज़ वेल बोलो। वो जो 3 इडियट्स मूवी वाला है ना, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। आप ऑल इज़ वेल बोलो और थोड़ा सा काल्म हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ठीक है। और सबसे पहला काम ये करना है कि इसे शेयर नहीं करना है बहुत ज़्यादा लोगों से, किसी को नहीं बताना है, अपने घर में भी नहीं बताना है। इवन मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि मैंने क्या एग्ज़ाम लिखा, मेरे क्या रिजल्ट आए, मेरे कब इंटरव्यू हैं, इवन मैंने किस किस चीज़ का फॉर्म भरा है, वो भी आज तक मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता है। मैं कभी किसी को नहीं बताता, किसी को नहीं, कि मैंने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, कब एग्ज़ाम दिए हैं, कब मेरे इंटरव्यू हैं, रिजल्ट आए। मैं सारी चीज़ों को खुद तक ही सीमित रखता था, क्योंकि जब फेल्योर होते थे ना, मैंने बहुत सारे फेल्योर देखे हैं। तो जब फेल्योर होते हैं ना, जैसे आपके रिजल्ट आए, आप फैमिली में सबको बता दिए, सबको जान गया, फैमिली भी थोड़ी हैप्पी हो जाते हैं। फैमिली में लोग, आप वो शेयर कर दिए, सब लोग जान गए। जब रिजल्ट वाले दिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो आपसे ज़्यादा आपके फैमिली को दुख होगा, और जब फैमिली को दुख होगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैंने जो ट्रिक फॉलो किया कि मैं कभी किसी को नहीं बताता था, इस वजह से जो झेलना है, फेल्योर सक्सेस, खुद तक ही सीमित रखता था, खुद ही झेलता था। तो ज़्यादा शेयर नहीं करना है, वाहवाही नहीं लूटना है। अभी आप बहुत 30 मार्खा नहीं हो गए हैं, आप अपने औकात में रहिए। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा नाम, तो फिर जितना डिंडोरा पीटना होगा आप पीट लेना। तो पहला ट्रिक तो ये था। हाँ, और मैं ये बताऊंगा
कि आपको पैनिक नहीं होना है। रिसोर्सेज के चक्कर में आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ये सब ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देंगे, आपके पास टाइम कम है। तो अभी आपको मैं जो एकदम लाइव बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल क्या क्या करने हैं। मेरे 2 वीडियोस आप ये देख लो, एक ये वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ और एक और वीडियो जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो वीडियो में मैं प्रॉपर डिटेल में बताया है मैंने उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या रिसोर्सेज रहेंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, एकदम फुल डिटेल्ड वीडियो है वो। और वो आरआरबी पीओ 2024 से इसी बार वाला जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था उसके लिए बनाया था। लेकिन आप ये गलतफहमी में ना रहें कि वो आरआरबी पीओ के लिए है। इंटरव्यू का कोई स्ट्रैटेजी अलग नहीं होता। सारे इंटरव्यूज पीओ के लिए, सारे इंटरव्यूज के लिए सेम स्ट्रैटेजी होते हैं। मैं फिर से अगर सेम चीज़ को रिपीट करूं तो वही सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, तो मैं वो नहीं बना रहा फिर से। तो मैं थोड़ा डिफरेंट, जो चीज़ें उन वीडियो में, उस वीडियो में नहीं रह हो पाई और जो उसे और इम्प्रूव किया जा सके, तो उसके बाद की चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये दोनों वीडियो एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखें। आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से और कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, और शांत हो जाएं और आराम से प्रिपरेशन करें। आप सबको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 वीडियो में, मेरे 2 वीडियोस में आप सबको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करने हैं पीओ के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो पहला चीज तो मैं बता दिया, मैं पॉइंट आउट कर लिया हूं कि क्या क्या आप सबको बताने हैं, ठीक है। तो मैंने 14 पॉइंट अभी यहाँ पे पॉइंट आउट किया है अपने डायरीज में। ये मैंने 14 पॉइंट आउट किया है, तो मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है, एक एक करके। इसके बाद आप जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देख लेना, या मेरे चैनल पे देखना, आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए डिटेल वीडियो डाला हुआ है। तो पैनिकनेस वाला बताया। दूसरा क्या है, फाइंडिंग कोचिंग्स एंड ऑल टिप्स। पर्सन, बहुत सारे पर्सन से आप डिस्कस करने लगते हैं, ये वो चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ भी मैं बता दिया हूँ। वेस्टिंग टाइम वेस्ट नहीं करना है इन सब फालतू की चीज़ों में। बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये है कि इसे आप शेयर ना करें और इसे इंजॉय ना करने लगें। आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, इंजॉय करने लगेंगे, और जब आपके सिलेक्शन नहीं होंगे तो बहुत दुख होगा, आप टूट जाएंगे। आप छोड़ के पढ़ाई लिखाई घर जाना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए और मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, अब बिजनेस उजनेस। मैंने झेला है इन चीज़ों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसे शेयर ना कीजिएगा और बहुत आशाएं और उम्मीद बनाकर मत रखिएगा, ठीक है। आप खुद को प्रिपेयर करके रखिएगा कि फेल्योर होगा, और फेल्योर होगा तो मैं उसे फेस करूंगा, मैं उसे झेलूंगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगा। तो वर्स्ट सिचुएशंस के लिए खुद को अभी से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, एंजॉय नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं अभी ड्रेस कोड के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड। सब कोई का ये क्वेरी होता है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए प्रॉपर, कैसे क्या, जो कि मेरे भी थे। तो सबसे बड़ा क्वेरी यही होता है। तो ड्रेस कोड देख लो, मैंने क्या फॉलो किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लेजर पहनना मैंडेटरी है, ब्लेजर से अच्छा लगता है, ये वो जो भी है, नहीं पहनूंगा, सिर्फ शर्ट में जाऊंगा तो खराब लगेगा। ऐसा नहीं है। विदाउट, मैं अपना एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, मैं ब्लेजर टाई लगा के दिया था। मेरे पास ब्लेजर नहीं थे, मैंने अपने कोचिंग के सर से उधार लिया था, उन्होंने दे दिया था, उनके ब्लेजर लेके गया था। मैं सिर्फ टाई खरीदा था अपने पैसे से, शायद 100 रुपये या 80 रुपये के, और वो लगा के गया था। मेरे अच्छे मार्क्स आए थे IBPS PO के इंटरव्यू में। आउट ऑफ 100 में 82 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं। फिर SBI PO के इंटरव्यू में भी मैंने उसी सर से ये ब्लेजर लेके गया था, बट वहाँ पे फिर मेरा मूड करा और थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लग रहा था। और मुझे लगा, मैं जब ट्राई किया खुद से, मेरे साथ कोई नहीं था, तो जिस रूम में मैं रुका था वहाँ पे मैं आईने में देखा होगा, तो मुझे लगा कि यार ब्लेजर से अच्छा तो मैं शर्ट में ही लग रहा हूँ। लेकिन शर्ट में कई लोग ये करेंगे कि
यहाँ पे टाई नहीं लगाएंगे, नहीं, ये ब्लंडर मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप ब्लेजर आप हटा सकते हैं। तो मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू विदाउट ब्लेजर दिया था, सिर्फ शर्ट और टाई पे, ठीक है, शर्ट फुल पैंट और टाई। क्रीम कलर के शर्ट थे मेरे और टाई थे एक रेड कलर का चेक चेक वाला, और मेरे ब्लैक पैंट थे। तो मैं ऐसे दिया था। अगर आप शर्ट पे टाई नहीं लगाएंगे तो आप थोड़े लोफर टाइप दिखते हैं, वो एक जेंटलमैन पर्सनालिटी नहीं बनाता। तो आप शर्ट पहने तो उसके साथ टाई लगा लें, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज आप ब्लेजर भी डाल सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे लगता है कि चलेगा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आया है, तो लाइट अगर है आपके पास ब्लेजर तो पहने, जिनके पास नहीं है तो आप शर्ट फुल पैंट और एक डिसेंट टाई, ओवरऑल ये लगे कि एक डिसेंट लुकिंग पर्सनालिटी, आप एक डिसेंट पर्सन दिख रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं नहीं है कि आप ब्लेजर नहीं पहनोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा चमक धमक वाले कलर नहीं होने चाहिए ड्रेस के, लाइट कलर में पहने, फुल पैंट भी लाइट कलर होने चाहिए, और शर्ट भी लाइट कलर, मतलब बहुत फीका फीका कलर, बहुत चमक धमक कलरफुल वाला नहीं, ठीक है। गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगा कि जो सलवार सूट और दुपट्टा, ये जो नॉर्मल होते हैं, ये दुपट्टा नहीं भी चलते तो सलवार सूट, जो एक डिसेंट जो ऑफिशियल लुकिंग जो ड्रेस कोड होते हैं वो आप पहने। साड़ियाँ भी लोग पहन के जाते हैं, लेकिन बहुत कम। मैंने 4 इंटरव्यू दिया है, मैं 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि 90% लोग वही नॉर्मल सूट पहन के जाते। साड़ियाँ तो कभी कभार ही एक आध दो देख लिया तो देख लिया, तो लोग साड़ी पहन के बहुत कम जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप एक नॉर्मल सूट पहन लें, अच्छा डिसेंट लुकिंग, आप एक जेंटलमैन, इंडियन पर्सन कल्चर से वो मैच करता हो, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, तो वो सही है, ठीक है। तो ये करें। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ, ड्रेस कोड हो गया। बजट, बजट क्या है, अभी आपके 1 फरवरी को बजट आने वाले हैं, तो बजट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बजट से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बजट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। और एक और पॉइंट मैं ऐड कर ले रहा हूं, बजट अच्छे से देख लेना है आप सबको। हाँ, फिर महाकुंभ का जो भगदड़ हुआ है ना, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, आप सब लिख लो। बजट और ये महाकुंभ, इन 2 चीजें टॉपिक से मस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये महाकुंभ से तो इतने क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो मत पूछिए, बहुत दर्दनाक घटना, इतना भगदड़ स्टैम्पिड हुआ है ना। बजट से तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें गलतियां किसकी थी, मिसमैनेजमेंट किससे हुआ, किस वजह से हुआ, ये चीजें। लेकिन यहाँ पे आपसे ब्लंडर करवाया जाएगा। गवर्नमेंट को दोष, मैनेजमेंट को दोष देने के आप जेन्युइन सी चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा तो आप सरकार को दोषी ठहराएंगे, वहां पे डीएम को, डीसी को, एसडीओ, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्हें दोषी ठहराएंगे, और ये वहां पे ब्लंडर हो जाएगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है कि अब आप किसे दोषी ठहराएंगे। तो इसका एक न्यूट्रल आंसर आप सोच के रख लें अपने तरीके से, ठीक है। न्यूट्रल आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि ऐसे, मतलब न्यूट्रल आंसर ऐसे होने चाहिए जहां पे आप सरकार के जो भी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जाना है इंटरव्यू में। ये चीज आप अच्छे से बांध लें गांठ, किसी भी हालत में अथॉरिटी के अगेंस्ट हमें नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी गलतियां हो अथॉरिटी की, आपको उनके अगेंस्ट नहीं बोलना है। तो आप एक न्यूट्रल आंसर बना सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो अचानक हो गई, या फिर मैनेजमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से बहुत प्रॉपर, लेकिन इतनी ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्टेड नहीं थी, अचानक से सडन क्राउड बढ़ जाने के कारण अमावस्या के दिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। और इसे थोड़ा सा लपेटने की कोशिश करें, ताकि मतलब थोड़ा स्किप करने की, बच के भागने की कोशिश करें। और इसके लिए तमाम कोशिशें की गई सरकार की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से, जहां तक की जा सकती थी, और अभी भी की जा रही है। और मतलब तरह तरीके की चीज़ें आप समझ रहे हो ना, बच के निकलना है।
और इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, नहीं तो वो उलझाएंगे। तो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके के जो न्यूट्रल आंसर है, जहां पे पीपल्स जो सफरिंग पर्सन है उनके अगेंस्ट भी नहीं, उनके लिए भी आपको सहानुभूति बना के रखनी है और अथॉरिटी के तरफ से भी, दोनों तरफ से मीठा बन के रहना है। तो ये चीजें बना के रखना। हालांकि मैं रियल बताऊं यार, तो यार महाकुंभ वाली जो घटना है बहुत ही गंदी थी। एक्चुअली मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कल मैं जब आया ऑफिस से मैं देखा तो मैं रात को इतना विचलित हो गया था, मेरे आंख से आंसू पे आंसू आ रहे थे। मैं अकेले रहता हूँ, मैं अकेले कल बहुत रोया हूँ। तो कल रात को मेरे अच्छे से नींद भी नहीं लगे, तो मैं विचलित हो गया था, सारा डे मैं थोड़ा सैड था। तो वो चीज़ें ही थी इतनी गंदी, इतनी भयावह, मतलब नहीं पूछो, फिर दोबारा बहुत वो हो जाएगा फिर तुरंत। तो हो गया महाकुंभ वाला, ठीक है टॉपिक, बजट और महाकुंभ देख लेना। हाँ, और भी क्या चीजें हैं, लाइट फूड। जब आप पहले लाइट फूड से पहले मैं जर्नी बता दूं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जिनके भी पटना में इंटरव्यू होने वाले हैं, झारखंड बिहार वालों के, उनके होटल रिपब्लिक में होंगे। वहाँ पे गांधी मैदान के जस्ट बगल में एक गली है, वहाँ पे होटल रिपब्लिक है, वहीं पर होगा। तो वहीं पे होंगे। तो मैं कहूँगा कि पटना जो भी जाने वाले हैं दूर से इंटरव्यू के लिए, जो जहाँ भी जाने वाले हैं, आपके जहाँ भी इंटरव्यू सेंटर है, आप कम से कम 1 दिन पहले पहुंच जाए, 2 दिन पहले पहुंच जाए। मतलब कि अगर परसों इंटरव्यू है तो आप आज पहुंच जाएं, बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए। हालांकि मैं वैसा नहीं किया, मैं कल सुबह पहुंचा और कल सुबह ही मेरे इंटरव्यू थे, तो ऐसा होता। तो अदर प्रॉब्लम्स थे मेरे साथ बहुत सारे, उसके वजह से वैसा होता था। तो क्या करना है कि आपको 1 दिन का गैप लेके, मतलब 1-2 दिन पहले पहुंच जाना है और थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वहां जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील हो जाएंगे। आप उस शहर से, उस सिटी से, उस जगह से थोड़ा फैमिलियर खुद को बना लेंगे। आप उस सेंटर पे जाके खुद देख लें, 1 दिन पहले अच्छे से आंक लें, अब थोड़ा फैमिलियर हो जाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या किया था, 1 दिन पहले मैं भी गया था यार। मेरे पास तो यार पैसे भी नहीं थे। थैंक यू टू इंडियन रेलवे की मैं जितने भी एग्जाम्स दिया हूँ, मैक्सिमम एग्जाम्स या इंटरव्यू 1, 2, 3 ही छोड़ के बाकी सब में मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं विदाउट टिकट जाता था जनरल बोगी में। पीछे एकदम भीड़ वाला, और भी बिहार जाने वाले ट्रेन में वो ठसम भीड़। मैं गेट के नीचे बैठ जाता था पैर लटका के, जस्ट जो वॉशरूम है उसके बगल में जो फर्श होते हैं वहां पे लेट जाता था मैं बिछाकर, या बैठ के जैसे तैसे। नींद पूरा नहीं हुए हैं इस वजह से कि टीटी आ जाएंगे, फिर पकड़ लेगा तो मेरे तो बात लग जाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। इस वजह से सो भी नहीं पा रहा हूँ, रात भर जगा हूँ। और सुबह पहुंचा और जैसे तैसे फिर मैं गया वहाँ होटल रिपब्लिक वाली गली में ही। आगे जाएंगे तो लेफ्ट मुड़ेंगे एक गली में, तो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है, तो वहाँ पे पाटलिपुत्रा धर्मशाला। तो मैं वहाँ पे 150 रुपये में ट्रस्ट वाला मिल गया था रूम मुझे, सस्ता सा सिंगल बेड का। तो मैं 150 रुपये में रूम ले लिया था, मेरे हैसियत नहीं थे उतने। तो मैं जाकर सोया, खाया, सो गया अच्छे से। और मैं रात को शाम के टाइम वहाँ बगल में गांधी मैदान था, वहाँ पे गया, बैठा 2-3 घंटे आराम से, एकदम चिल। अंधेरा होता था, बैठ जाता था और आराम से सोचता था, अपनी बहुत सारी चीज़ों को याद करता था जिनसे मैं रिलैक्स फील करता हूँ, जिनसे मैं फैमिलियर था, जिन्हें मैं मिस करता था। जैसे मैं अपने मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने प्रॉब्लम्स को याद करता था, और अभी भी करता हूँ जब ज़रूरत पड़ता है तो। क्योंकि मेरे वो प्रॉब्लम्स ही थे जो कि मुझे मोटिवेट करते थे और मुझे अंदर से एक आत्मविश्वास दिलाते थे कि मैं कर पाऊंगा, कर लूंगा। और नहीं भी होंगे तो मैं फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। तो आपको जिस चीज से रिलैक्स फील होता हो, आप अलोन एकदम शांत प्लेस पे बैठ के या अपने रूम में ही इंटरव्यू डे से पहले 2-3 घंटे एकदम फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड कर दीजिए और अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, बातें कीजिए खुद से, देखिए कि आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, कितना करना था, क्या रह गया। आपके मन में बहुत सारी चीजें वो भी रह गई होंगी कि अभी ये भी कंप्लीट करना था, वो भी कंप्लीट करना था, ये रह गया है, मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब अभी जाके हड़बड़ में करेंगे। ये गलती ना कीजिएगा।
जब आप ये टाइम स्पेंड करेंगे अकेले वाला, तो वहाँ पे आप ये कीजिएगा, जितना होना था हो गया। अब मैं चिल होता हूँ, खुद से चिल होता हूँ। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। आज रात भर मैं फुल अच्छे से नींद लूंगा, क्योंकि कल सुबह इंटरव्यू है। अच्छे से सोऊंगा 8-10 घंटे खाकर एकदम। और मैं सारी टेंशन को दूर कर दूंगा, भगा दूंगा अपने से। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बातें करना है, खुद से देखना है, एकदम रिलैक्स फील कर लेना है, उसके बाद जाना है। और रात को ना लाइट फूड लेना है। मैं लाइट फूड इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं कि आप खाना खा लिए भरपेट बहुत खींच के, रात को सो गए और पता चला कि सुबह आप बहुत अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाए, या बहुत सारे टेंशन्स भी होते हैं, हड़बड़ी भी होती है। इसके वजह से आप इतने अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अच्छे से बॉडी फ्रेश नहीं हो पाएगी। तो अब होता क्या है कि आप अगर 6 बजे अगर टाइमिंग है रिपोर्टिंग आपके ना इंटरव्यू सेंटर में, क्या होंगे मैं वो बताता हूँ। अगर आपके रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे हैं, तो आप 6 बजे गए तो आपके डीबी उबी होते, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते, उसके बाद आपको बैठा दिया जाएगा और आपके इंटरव्यू, अगर आप बहुत किस्मत वाले हैं तो 10-11 बजे तक हो जाएंगे आपके इंटरव्यू। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटरव्यू 12-1 तो बज ही जाने वाले हैं। तो सोच लो, तो ये होता है। तो काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है वहाँ जाकर, और उतने देर तक आपको अनकंफर्टेबल फील जब होगा, तो फिर आप कितना भी सज धज के जाएं, चेहरे पे वो रौनक चली जाएगी, चामनी चली जाएगी। फिर आप अंदर से भी अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हो, कंफर्टेबल, कोई एसिडिटी हो गया हो या और कुछ पेट बहुत भारी लग रहा हो, तो ब्लंडर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन हकीकत मानिए, आप अंदर से जब चाम चिल्ड एकदम फंटास्टिक फील जब करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके इंटरव्यू में झलकेंगी। तो इसलिए रात में बहुत लाइट फूड लें, ठीक है। और सुबह में खाना ना खाएं। मैं सबको बोलूँगा कि सुबह में फ्रूट ले लें। आप एक दिन पहले ही फ्रूट खरीद के रख लें, सेव, बनानास और जो भी आपको अच्छा लगता हो फ्रूट्स खरीद के रख लें। और सुबह में जितना आपको खाना है फ्रूट, 4 सेव खाने, 10 सेव खाने, आप खा लीजिए। फ्रूट आप कितना भी खा लें, पेट भारी नहीं होगा, आप अनहेल्दी फील नहीं करेंगे, आपका जो बॉडी है वो लाइट ही फील होगा। तो आप फ्रूट खाएं, सुबह फ्रूट खाकर जाएं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि जब आप इंटरव्यू सेंटर पे पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये वो, बहुत सारा टॉकिंग कर रहे हैं। ये सब नहीं करना, चिल होकर जाना है। अकेले गए हैं तो अकेले रहिए, आराम से बैठ जाइए, चाय वाय पीजिए। कोई अगर सुट्टा उट्टा, मैं नहीं लेता, मैं बहुत नीट एंड क्लीन पर्सन हूँ। तो अगर किसी को अच्छा लगता सुट्टा उट्टा तो लीजिए, किसी को खैनी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि बिहारी लोग थोड़ा खैनी वैनी भी खाते हैं, जिनको जिस चीज़ से चिल लगता हो आप लीजिए। किन्हीं को वो इलायची, बाबा इलायची खाने से अच्छा लगता है, किसी को चाय पीने से अच्छा लगता है, जिससे लगता है वो करें। अकेले चिल करें। कोई अपने फैमिली के साथ गए हों तो फैमिली के साथ रिलैक्स करें, बातें करें। और इंटरव्यू की चीज़ें बातें ना करें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ना बतियाएं, और वो सारी चीज़ें बात करें जो जिससे आपको रिलैक्स फील होता हो। बाहर की चीज़ें, कुछ और चीज़ें, थोड़ा मोटिवेशनल या और कुछ भी एक्सपीरियंसेस जिनसे आपको अच्छा फील हो, टेंशन की रेट ना हो, ठीक है। जब आप अंदर भी जाएंगे, जब आपको वेट करवाया जाएगा, अदर लोग इंटरव्यू दे के निकल रहे होंगे, तो बहुत लोगों को मैं देखता था या देखता हूँ कि जो लोग इंटरव्यू दे के निकले उनसे पूछने लगते, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई, वो क्वेश्चन तुमसे जीवन में नहीं पूछने वाला वो अब। और ये चीजें जब आप वो पूछ लेते हो ना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है पूरा इंटरव्यू सेंटर का। आपको किसी से नहीं पूछना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आप चिल रहिए। आप, और ये भी है कि कभी कोई सही नहीं बताएंगे आपको। जो इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं ना, आप तुरंत उनसे कुछ पूछेंगे ना, 100 नहीं 200% मैं बता रहा हूं कि वो आपको सही नहीं बताने वाले। कुछ ऐसा बता देंगे कि जिससे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप टेंशन में हो जाएंगे, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और एग्जाम सेंटर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फिर चिल हो पाए। तो खुद में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आप जो हैं, आपको जितना तैयारी करना था आपने कर लिया है। अब जो होगा भगवान पे छोड़िए, गॉड पे छोड़िए, जिनके जो हैं, जो मानते हैं उन पे छोड़िए, और आराम से बैठिए और चिल मारिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि एंजाइटी बहुत लोगों को होती है, मुझे भी एंजाइटी होती है। जैसे इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो मुझे दो एंजाइटी होती है कि मुझे वॉशरूम बहुत जाना होता है, मुझे बार बार टॉयलेट लग जाता तो मैं वॉशरूम जाता हूँ और मुझे खांसी होने लगती है जब इंटरव्यू में जाना होता है। तो पता नहीं कहाँ से क्रिएट हो जाता है खांसी। तो मैं जस्ट इंटरव्यू रूम हिलने से पहले मैं वॉशरूम हो लेता, अच्छे से खांस लेता, पूरा फ्रेश हो लेता, फेस वॉश कर लेता, अच्छे से पोंछ उछ के थोड़ा बाल ऐसे झाड़वाड़ लेता तो थोड़ा चिल हो जाता। और ड्रेस देख लें। नेक्स्ट क्या है, मैं जब वेट कर रहा था जस्ट मुझे बोल दिया गया, गेट के जस्ट बगल में बैठा था कि अब वो बंदा निकलेगा, रिंग बजेगी तो मैं जाऊंगा। तो मैं देखा कि जो बंदा निकला वो उसके चेहरे पे इतना पसीना था और जब वो मुड़ा तो मैं देखा कि उसके पीछे का जो शर्ट था ना वो शर्ट निकला हुआ था और बाहर जैसे किसी से लड़ाई करके आया हो और उसे पता भी नहीं था कि पीछे उसके शर्ट निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें ना हो इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके ड्रेस अच्छे मेंटेन्ड हो, आयरन किए हुए हों और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके चेहरे पे पसीना नहीं होना चाहिए, आप परेशान ना दिखें। इंटरव्यू आप कितनी भी नॉलेज हो आपको, आप जीरो हो नॉलेज में, वो मैटर नहीं करता इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर सबसे ज़्यादा कुछ देखा जाता है तो आपके चेहरे का रौनक, आपके चेहरे पे चामनेस, काल्मनेस, आप कितना पीसफुल रह पाते हैं और आंसर काल्म होकर एकदम पीसफुली थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ आप दे पाते हैं। ठीक है, तो पूरी इंटरव्यू में आपको थोड़ी सी चामनेस मेंटेन करके रखनी है अपने फेस पे और आंसर अच्छे से करना है। जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मैं कैसे किया था मेंटेन। हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा लोग परेशान होते हैं कि जैसे वो निकला, रिंग बजा, तो अब मुझे ठुकाना है कि क्या करना है, गेट नहीं, ये ब्लंडर नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। वो यार तुम आवाज करोगे फिर वो बोलेंगे कि आ जाइए, नहीं, रिंग बजा है, आपको जाना है। तो मैं क्या किया था कि थोड़े से गेट ऐसे खोला, जो भी दिखे मुझे, मैम या सर, मोस्ट प्रिफरेबली मैम, अगर दिखे तो जबरदस्ती नहीं बोलना है, आपको जो दिखे, जिसने आपको देख लिया पहले, अगर सर ने देखा तो मैं आई कम इन सर, मैम दिखी तो मैं आई कम इन मैम, तो अपने बोलेंगे कि आ जाइए, जाइए और खड़े होकर गुड इवनिंग, जो भी टाइम है। मैं यहाँ भी देखा हूँ कि मॉर्निंग में लोग गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, तो ये मिस्टेक ना करें। अच्छे से एकदम हल्की मुस्कान के साथ गुड इवनिंग मैम, मैम को ही पहले संबोधित करें, वो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग मैम, या आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून सर। मैम एक होंगी और सर चार होंगे, 3-4 होंगे, तो एक बार मैम को अलग बोलना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, और एक बार में सारे सर को की ओर देखते हुए कि गुड आफ्टरनून सर, और हल्की मुस्कान के साथ बोलेंगे गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। फिर आप बैठ जाओ अच्छे से। फिर मुझसे पूछा गया कि अच्छा विवेक बताइए आप क्या क्या प्रिपरेशन करके आए हैं। तो मैं क्या बोला, मैं तो समझ लिया था मैं तो चिल होके देना है और चिल इन लोग को भी बना दूंगा मैं। तो मैं बोला कि एकदम थोड़े हंसते हुए, सर प्रिपरेशन क्या करना था सर, टाइम ही नहीं था, और दूसरी चीज़ की मुझे डर भी लग रहा था कि आप लोग के साथ पता ना कैसा होगा क्या होगा, मैं डर रहा था आप लोग को फेस करने से पहले, बट यहाँ आके तो मुझे बहुत चिल लग रहा है। और अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो थोड़ा मोड़ा यूट्यूब वीडियोस देख के आया हूँ बस, और क्या। तो फिर बोले कि क्या देखे यूट्यूब में, तो वो भी हंसने लगे, क्या देखे यूट्यूब में। तो मैं बोला कि सर जैसे अभी कुछ लोग इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं तो वीडियोस डालते हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंसेस कुछ देख लिया बस, और बाकी का जो हूँ आपके सामने हूँ, आप सब देख लीजिए मुझे। और बस ऐसे ही मैं जैसे बोल रहा हूँ थोड़ी सी मुस्कान रखते हुए, तो एक ये जो चामनेस है ना, चिलनेस, वो दिखाती है। ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखना, एकदम परेशान वाला चेहरा बना के नहीं रखना। तो यहाँ पे आपने 60 to 70% काम कर दिया है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आंसर नहीं भी करेंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरव्यू में, आपको जेन्युइनिटी बना के रखनी है। हाँ, नेक्स्ट क्या है ट्रिक, इस 70 को 80 बनाने के लिए, 90 बनाने के लिए, कि आप जेन्युइन आंसर करें, बनावटी आंसर ना करें, आप झूठ ना बोलें, आपके साथ जो सच्चाई है आप वो सच्चाई बताएं। आप यकीन मानिए, आप जब सच्चे रहेंगे ना, वो चीजें इंपैक्ट करती है इंटरव्यूअर को,
और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आते तो सॉरी सर, थोड़ा सा उदास चेहरा पे दिखाना है, मतलब खेद वाला कि मुझे खेद है कि मुझे वो आंसर मालूम नहीं है। तो ऐसे सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैं जाकर ज़रूर देखूंगा इसे, एकदम ऐसे कि उसे लगे कि ये बंदा उसके लिए है, मतलब कि देखेगा यार इसे नहीं है पता, इसे चिंता है उस चीज़ की, वो चीज़ें उन्हें दिखानी है, फील करानी है। ठीक है, तो ये है। और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए ऐसे चामनेस के साथ आंसर करना है और जेन्युइनिटी के साथ, और फिर निकलने टाइम थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके निकलना है। फिर अच्छे से बका के नहीं निकलना, ठीक है, एकदम आराम से पोलाइटली निकलना है और गेट आराम से खोलना है और मुड़ के आराम से लगा भी देना है। ठीक है, तो ये मैं बता दिया। नेक्स्ट क्या है, हाँ मैं जर्नी तो बता ही दिया कि एक दिन पहले पहुंच जाना है। ठीक है, और खुद को काम कर लेना है, चिल कर लेना है। ठीक है, डोंट टॉक टू अदर्स, ये मैं बता दिया हूँ। डोंट आस्क क्वेश्चन टू अदर्स कमिंग फ्रॉम इंटरव्यू, तो ये भी मैं बता दिया हूँ कि किसी और से क्वेश्चन ना पूछें। वॉशरूम वाला चीज़ भी मैं बता दिया कि वॉशरूम अच्छे से हो लें, देख लें, वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील ना हो, आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ ये भी मैं बता दिया कि डिसेंट लुकिंग एंड चार्मनेस अपने फेस पे बना के रखें, वो चीज़ें बना के एकदम रखना है, डिसेंट लुकिंग वाला, और चार्मनेस, हैप्पीनेस, आपके चेहरे पे वो परेशान आत्मा ना हो, परेशान आत्मा आप ना दिखें, नहीं तो ब्लंडर हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो आप एक चिल पर्सन, कैप्टन कूल की तरह बन के रहें। ठीक है, फेस पे एकदम चार्मनेस रहनी चाहिए। हाँ, और एक और चीज़, दृष्टि कोचिंग जो है, दृष्टि आईएएस, उसने बहुत सारे मॉक्स अपलोड करके रखे हुए हैं इंटरव्यू के। अब आप बोलेंगे कि वो आईएएस का इंटरव्यू है, मैं बैंक का देने जा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा होगा देने से, या जा रही हूँ। तो मैं वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दृष्टि के इंटरव्यू क्लासेस में, मैं उन क्वेश्चन को देखने नहीं बोल रहा, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उस इंटरव्यू सेशन से, उसके वीडियोस देख के मैं बता रहा हूँ कि मैं उसके क्वेश्चन को ग्रैब नहीं किया। मैंने वहाँ से ये सीखा है कि कैसे बैठते हैं वहाँ जो इंटरव्यूअर के सामने कैंडिडेट्स, कैसे डिसेंट लुकिंग आंसर करते हैं, डिसेंट लुकिंग वो होते हैं, कैसे वेल ड्रेस्ड अप होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आंसर करते हैं डिसेंट आंसर, और कैसे चार्मनेस बना के रखते हैं, एक पोलाइटनेस बना के रखते हैं। तो उनकी एक इंटरव्यू आप देखना, और कोई बैंकिंग कोचिंग सेंटर की इंटरव्यू देखना, आपको आसमान जमीन का अंतर मिलेगा। तो आप जब दृष्टि के जो वो क्लासेस देखेंगे, इंटरव्यू क्लासेस, तो वहाँ के क्वेश्चन को आप ग्रैब ना करें, वहाँ से जो इंट्रैक्शंस हैं, इंट्रैक्शन करने के तरीके हैं, वहाँ पे जो डिसेंट जो टॉकिंग हो रहा है, जो स्किल्स हैं कैसे टॉकिंग करने के, प्रेशर के समय कैसे अप्स डाउन्स को थोड़ी सी लाइट मुस्कान के साथ मैनेज कैसे करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ से आप सीखेंगे। और यकीन मानिए, आप जब बहुत पैनिक फील करेंगे ना, अभी कर रहे हैं ना, आप जब इंटरव्यू एक इंटरव्यू क्लास आप दृष्टि का जाके देख लेंगे ना यूट्यूब पे, तो यकीन मानिए मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर थोड़ा सा एकदम वो क्या होता है, स्थिरता आ जाएगा, आप चिल फील करेंगे, आराम फील करेंगे, जो मैं करता था। तो पढ़ते पढ़ते या प्रिपरेशन करते करते मैं वो का जब अनवेल फील करता तो मैं एक देख लेता दृष्टि का, तो सडन रिलैक्स फील होता। ये चीज़ें आप सब भी करेंगे, तो आप देखिए दृष्टि वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप खुद का इंटरव्यू क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, एक कॉपी बनाइए पतला सा, उसमें आप क्वेश्चन एराइज होगा, अचानक एक बार में नहीं होगा क्वेश्चन एराइज, धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना, तो आपके माइंड में और क्वेश्चन क्रिएट होंगे कि अच्छा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तुरंत कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जब कुछ उसके आंसर करेंगे तो कुछ और क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट होंगे कि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे करके एक 10-20 रुपए का पतला सा इंटरव्यू कॉपी बना लीजिए, उसमें क्वेश्चन लिखिए खुद से क्रिएट करते करते, और उनके न्यूट्रल जो आंसर हो परफेक्ट वो भी लिखिए। मैं जो किया था, कॉपी बनाया था 20 रुपए का, उसमें 100-150 मैं खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके लिखा था। मैं खुद का इंटरव्यू खुद से लेता था, आईने के पास बैठकर, मेरे पास छोटा आईना था,
उसी पे मैं बैठ जाता था, क्योंकि फुल बॉडी भी नहीं दिखता था, तो मैं सिर्फ फेस का एक्सप्रेशन ही देख पाता था। लेकिन जिनके पास अगर बड़ा मिरर है तो मिरर के पास बैठ जाइए और वेल तरीके से, पूरा ड्रेस्ड अप होने की भी जरूरत नहीं है, अगर है तो हो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद का क्वेश्चन पूछिए, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ये वो ये सारी चीजें कीजिए। और इस दौरान आप खुद पे देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कहाँ पे आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं, आपका जो बॉडी मूवमेंट, आप बैठ कैसे रहे हैं, पोस्चर बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो जा रहे, बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं हो जा रहे, एक डिसेंट लुकिंग है कि नहीं, एवरीथिंग। आप जब खुद का इंटरव्यू खुद से लेंगे मिरर में, तो आप अपनी सारी कमियां खुद से देख पाएंगे, जो एक सामने वाला इंटरव्यूअर ना देख पाएगा। उससे भी ज़्यादा बारीकियों से आप अपनी खुद की कमियों को देख पाएंगे। तो खुद की इंटरव्यू खुद से लें, तो ये कीजिए, ठीक है। और बाकी का मैं बता रहा हूं कि जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, जो फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू का, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाया हूं, जो आरआरबी पीओ के लिए बनाया हूं, स्पेशली आरआरबी पीओ के लिए नहीं है, वो ऑल इंटरव्यू के लिए है। उस वीडियो को देख लें, और इस वीडियो को आपने देख लिया, इसके बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहाँ से कैसे आपके प्रिपरेशन करने हैं, और प्रिपरेशन कीजिए। और जैसे कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं उस पर क्वेरीज डाल दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा। जो लोग नए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जहाँ भी कोई टेंशन लगे, कोई दिक्कत लगे, मैं हूँ यार, एज ए सेलेक्टेड पर्सन हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेज हैं, आपके पर्सनल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस, अगर कोई दिक्कत होता, वो कुछ है गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें झेला है अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें झेल कर आज यहाँ तक हूँ पहुँचा हूँ। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, एवरीथिंग, ठीक ना। तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेज है, तो कोई दिक्कत हो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना भाई, मेंटर, टीचर, दोस्त, जो मानना है आप मानिए मुझे। बहुत वो डरना नहीं है, या जो भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। आई एम द पर्सन जस्ट लाइक यू, एंड आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आई एम नॉट से बहुत, मैं वो दिखाता नहीं, बहुत नॉर्मल हूँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप सब इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, चैनल पे आइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, और आराम से चिल होकर प्रिपरेशन कीजिए। अभी से 15 दिन तो आपको टाइम मिल जाएंगे लगभग अच्छे से। और उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का आईडी दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। मैं विवेक SVIPO फिर से एक बार आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड अच्छी नींद लीजिए यार। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है जीवन में। अगर सिलेक्शन नहीं भी होगी तो फिर कोशिश करेंगे, फिर आएंगे, फिर निकालेंगे एग्जाम, फिर इंटरव्यू फेस करेंगे। बहुत, ये जीवन इसी का तो नाम है, यही खूबसूरत जिंदगी है। जब एक बार आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे ना, तो मिस करेंगे इस जीवन को, जो मैं आज मिस करता हूँ। अब सबसे मैं इसीलिए इंटरेक्ट करता हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। कि जब मैं आपके जगह पे था तो वो चीज़ें मैं फील करता था कि मैं कब सिलेक्शन लूँगा तो मैं भी यूट्यूब पे आऊँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा, अपनी जर्नी शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो वो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप सब भी आइए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आप भी लोगों को मोटिवेट कीजिए, आपका भी समय आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप सब हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं हूँ आप सबके साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।